बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रेकिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं सलीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। देश में बेटी अगर बेआबरू नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। ये चंद लाइनें अक्कासी कर जाती हैं उस दर्द की, उस पीड़ा की, उस तकलीफ की जिससे उबरना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बीते दिनों बलात्कार की कई घटनाएं हमें सुनने को मिली जो कहीं न कहीं बहुत से सवाल खड़े कर जाती हैं। साथ ही अगर एक दैनिक अखबार द्वारा कराए गए सर्वे पर नजर डालें तो सिर्फ दिल्ली में ही तकरीबन रोजाना एक रेप की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में होती है और जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते उनके प्रतिशत का अनुमान आप बखूबी लगा सकते हैं। इस तरह के केसेस की सिफारिश और चार्जशीट दायर होने की एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि बलात्कार पीड़िताओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणाएं भी हुई। बहुत सी महिला संगठनों ने इसके लिए अलग कानून की मांग भी की है और ये भी मांग समय समय पर की जाती रही है कि बलात्कार की परिभाषा को अधिक विस्तृत किया जाए और सजा ऐसी हो कि वो एक सबक हो कि इस तरह की घटनाओं पर एक लगाम का काम करे। लेकिन क्या कुछ हो पाया, जानने की एक कोशिश अस्मिता के आज के अंक में। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, इन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है सबसे पहले मोनिका चक्रवर्ती जी, आप मेंबर हैं दिल्ली महिला आयोग से, आपका ताल्लुक है, साथ ही आप एडवोकेट भी हैं। स्वागत है मोनिका अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है रीता नैयर जी, आप एनजीओ अपनी दीदी चलाती हैं और एक काउंसलर के तौर पर दिल्ली पुलिस के साथ भी काम कर रही हैं। स्वागत है रीता जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है रुचिरा गुप्ता, आप एनजीओ अपने आप की प्रेसिडेंट हैं और बहुत कुछ कर रही हैं ऐसी लड़कियों के लिए। स्वागत है रुचिरा अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है जीना बनर्जी जी और आप नर्स हिस्ट्री संस्था से आती हैं और आप भी एक काउंसलर की हैसियत से दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रही हैं ऐसी पीड़िताओं के लिए। स्वागत है रीना जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं लिंगिया ललिता देवी इंस्टीट्यूट के कुछ नौजवान स्टूडेंट जिनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं आज के इस इशू को लेकर। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अब एक अहम भूमिका निभाने को आतुर तो हैं, लेकिन एक सवाल जो बड़े स्तर पर इसके सामने आता है वो ये है कि हमारे समाज का औरत के प्रति नजरिया कैसा है। वो संस्कृति की धरोहर भी है, समाज के विकास में एक अहम कड़ी भी है और पूरे परिवार में हर सुख दुख में बराबर की भागीदार भी। मगर आज समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल सामने आते हैं। मसलन जहां वो काम करती हैं वो कार्यालय, जिस सड़क पर वो चलती हैं वो सड़कें, जिस वातावरण में वो पली बड़ी वो माहौल, वो समाज जहां उनका एक मकाम है। क्या ये सब उनके लिए एक ऐसा माहौल बना पाए जहां वो बिना डरे, बिना झिझके खुली हवा में सांस ले सके? शायद नहीं। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा और अपराध ने कहीं हमारी सभ्यता, हमारी मानसिक प्रवृत्ति पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बीते दिनों एक के बाद एक बलात्कार की घटनाओं ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है जो किसी को इतना बड़ा घाव देने से नहीं चूकते। क्या उसे सिर्फ एक उपभोग की वस्तु माना जा रहा है? क्या उसकी तरक्की या उसके बढ़ते कदम एक खास प्रवृत्ति के लोगों को भा नहीं रहे हैं? या ये माना जाए कि वो असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं? जरूरत एक ऐसे कानून की है जो इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाए और सजा इतनी गंभीर हो कि इस तरह की घटनाओं की गुंजाइश ही न रहे। क्योंकि जिस्म पर लगे घाव तो भर जाते हैं, लेकिन रूह पर लगे घाव सारी जिंदगी एक नासूर की तरह तकलीफ देते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकसभा टेलीविजन। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। मेरा पहला सवाल मोनिका जी आपसे ही है कि जिस तरह के केसेस हम आए दिन आजकल सुन रहे हैं, बलात्कार की अगर हम बात करते हैं, आयोग किस तरह से संबोधित कर रहा है इस तरह के केसेस को? आयोग में एक रेप क्राइसिस सेल है
जो अपने आप में एक यूनिक सेल है और किसी स्टेट में ऐसा सेल नहीं है। जो रेप क्राइसिस सेल है दिल्ली महिला आयोग का, वो 11 पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। 11 पार्टनर्स एज इन 11 एनजीओज हैं जो 11 अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में खुली हुई हैं। और अगर कोई भी हमारी 24 आवर्स मोबाइल हेल्पलाइन है विच इज अ टोल फ्री नंबर, और उस पर हमें कोई भी ऐसी घटना की सूचना मिलती है, हम तुरंत अपनी एनजीओज को अलर्ट कर देते हैं। एनजीओज फिर हमारी जो है वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके इमीडिएटली विक्टिम के पास पहुंचती हैं। वहां पर पहुंचते ही उनका सबसे पहला जो काम होता है वो विक्टिम को काउंसलिंग करना होता है, क्योंकि उस समय उसकी मानसिक स्थिति को काफी आघात पहुंचा होता है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि उसको अच्छे से काउंसिल किया जाए ताकि वो थोड़ा सा सेफ और सिक्योर महसूस करे। और उस वक्त विक्टिम को किन खास बातों का ध्यान रखना है? विक्टिम के जैसे कहते हैं कि जब तक उसकी मेडिकल ना हो जाए, देयर आर फ्यू थिंग्स विच अ विक्टिम शुड कीप इन माइंड। जैसे बोलते हैं कि शी शुड नॉट गो फॉर अ बाथ टिल द टाइम उसका मेडिकल नहीं हो गया है। और उस टाइम मतलब विक्टिम इतना एक सोशली इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा विक्टिमाइज हो गया होता है दैट फॉर हर टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड इट बिकम लिटिल डिफिकल्ट। तो इसीलिए जो हमारे काउंसलर्स होते हैं वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और काउंसलर्स को बकाया आयोग ट्रेनिंग देता है इन सब चीजों की कि उन्हें किस किस चीजों पे खास ध्यान रखना है। और जो पुलिस की उसके बाद जो विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, उस टाइम भी हमारे एनजीओ से काउंसलर्स उसको असिस्ट करते हैं। दे मेक श्योर कि स्टेटमेंट उसकी अच्छे से वो रिकॉर्ड कर सके। कहीं लैंग्वेज बैरियर होता है, वो अपनी बात खुल के पुलिस को नहीं बता पाते, तो एक महिला को वो अपनी बात अच्छे से समझा सकती हैं। और अगर इन्वेस्टिगेट करने वाले आगे पुरुष हैं, महिला नहीं है, तो देन जो उनका एक बैरियर होता है वो थोड़ा सा काउंसलर के होने से स्मूथ हो जाता है। दे कैन पुट देयर स्टेटमेंट ज्यादा इफेक्टिवली वो अपनी स्टेटमेंट दे पाते हैं। उसके बाद इमीडिएटली हमारे काउंसलर्स पुलिस के साथ अकम्पनी करके उनको मेडिकल के लिए लेकर जाते हैं, विच इज अ फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। अ वुमन आफ्टर अ विक्टिम ऑफ अ रेप आई वुड से हैज टू बी एग्जामिन मेडिकली विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अगर 24 घंटे के अंदर उसकी डॉक्टरी जांच नहीं कराई जाती, सो देन फोरेंसिकली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट अ रेप हैज बीन कमिटेड ऑन हर। रीता जी हमारे साथ। रीता जी, अगर आपसे आपकी पहली राय ले लूं, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, किस तरह के केसेस आपकी नजर से गुजरते हैं, खासकर अगर हम हाल की घटनाएं जो इधर हफ्ता 2 हफ्ता पहले हुई है उन पर अगर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहें? दिल्ली में तो रेप केसेस इस समय जो हमें बताए जाते हैं उसका डबल हिसाब मान लीजिए। क्यों? उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई लड़कियां खुद अपने आप को छुपा जाती हैं, कई घर वाले छुपा जाते हैं, कई कारण होते हैं जिसके पीछे ये नहीं होता। और जो पब्लिकली पता चल जाता है, जैसे अभी धौला कुआं का आपको पता चला और उसके बाद 2-3 केसेस और हुए, तो उसमें जब तक पुलिस के पास वो केस नहीं आता तब तक नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन विक्टिम है और किसने ये काम किया। दूसरी बात ये, उसके पीछे हमें फोर्स भी चाहिए कि कौन उस केस को उभार कर लाएगा। जब तक कोई उभार कर नहीं लाएगा तब तक कैसे पता चलेगा? अब जो धौला कुआं के ही केस हुआ हमारे सामने कि जैसे उसको कॉल सेंटर की गाड़ी में उतारा और वो घर तक चली, इन बिटवीन उसका गैप काफी था। क्यों था गैप? इसके पीछे भी कई कारण थे। जब लेट नाइट हम लोग लड़कियां निकलती हैं बाहर, तो जब तक वो लड़की अपने घर तक नहीं जाती तब तक वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर कर होगी कि जैसे वो अपने बाहर घर पहुंचने वाली होती है तो उसको अपने घर फोन करना चाहिए कि भाई कोई ना कोई मुझे घर से बाहर लेने आए ताकि मैं घर तक पहुंच सकूं। उसके पीछे एक और आदमी होता है, जैसे किसी कोई भी गाड़ी आती है विक्टिम को महिला को या लड़की को छोड़ने के लिए, तो उसके पीछे कोई ना कोई लग जाता है। कोई टेम्पो लग जाता है, कोई कार लग जाती है, तो वो देखते हैं कि महिला कहाँ ड्रॉप आउट करती है, कहाँ उतरती है और उसका वहां से चलना कितना दूरी पर है। तो उससे फिर वहां लड़की को वो पकड़ते हैं और उसके बाद में उसका गैंग रेप करते हैं। गैंग होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 का हमारे पास हिसाब आया है कि 6 लोगों ने एक साथ गैंग रेप किया है।
दुखद घटना। रुचिरा हमारे साथ। रुचिरा, आप तो उन लड़कियों के साथ काम कर रही हैं जो इस पूरे वाकये से कहीं ना कहीं पीड़ित होती हैं, फिर एक रोजी रोटी उनका एक मसला हो जाता है, परिवार और समाज उन्हें नहीं अपनाता है और फिर वो स्त्री से इस दलदल में फंसती चली जाती हैं। आपकी पहली राय, जो आज हाल ही में जो हमने घटनाएं देखी हैं और उन पर जो एक रवैया रहा है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो न्याय प्रक्रिया का हो, चाहे वो कानून का। हम लालबत्ती इलाकों और ब्रॉथल्स के अंदर काम करते हैं और सीबीआई का एक आंकड़ा है कि 3 करोड़ लड़कियां आज देह व्यापार में फंसी हुई हैं। इसका मतलब है कि देह व्यापार में जो फंसी हुई लड़कियां हैं उनका रोज 10 से 15 बार बलात्कार होता है। और इतनी बार बलात्कार इतनी सारी लड़कियों के साथ आज अगर ओपनली हमारे देश में हो रहा है तो इसके लिए हमारा देश क्या कर रहा है, और ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। और हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है कि ये लड़कियां तो देह व्यापार में फंसी हुई हैं, तो क्या इनका रेप नहीं होता? जहां भी जोर जबरदस्ती हो, जहां भी किसी बच्चे के ऊपर सेक्स किया जाए, इसको हम तो कानूनी तौर से रेप मानते हैं, तो फिर ये रेप क्यों नहीं माना जाता? ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हमारी सड़कें औरतों के लिए और लड़कियों के लिए कब सुरक्षित रहेंगी? आज हमारी एक लड़की अगर नौकरी के लिए निकलती है और रात को देर से आती है तो उसके ऊपर क्यों हम चाहते हैं कि पूरी जिम्मेदारी हो कि वो घर फोन करे और कहे कि मैं आने वाली हूँ या मैं गाड़ी से उतरी हूँ और अब पहुंचने वाली हूँ। हो सकता है वो अकेली रहती हो, उसको भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए काम करने की, नौकरी करने की, रात को घर वापस आने की, जितनी एक लड़के को मिलती है। तो हमारे मानसिक नजरिए में भी बदलाव आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मानसिक नजरिए में बदलाव की जरूरत है। रीना जी, रीना जी, बहुत से केसेस जो दर्ज तो होते हैं लेकिन फाइनली जब सुनवाई की बात होती है तो केस वापस चले जाते हैं और बहुत से केसेस में ये भी सुनने में आया कि सजा नहीं मिली। ये जो है, अब देखिए एक एक केस को निपटाने में इतना समय जो लगता है, ये इसका कारण है कि केस में सजा नहीं होती है। और ये जो इतना केस बढ़ रहा है, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण मुझे यही दिखाई दे रहा है कि सजा का जो रेशियो है बहुत कम है। अभी तक देखा गया ओनली 33% लोगों को इसमें सजा मिला है। तो लोगों को पता है कि अगर ये काम हम करेंगे तो हम कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो इतना पेचीदा कानूनी प्रक्रिया है इसकी कि एक तो उसको जो बयान देना पड़ता है लड़की को, कई बार तो उससे वो इतना आहत हो जाती है कि बोलती छोड़ दो, मैं बार बार एक चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको लगता है बलात्कार तो एक बार हुआ है, यहाँ तो मेरी बार बार बलात्कार हो रहा है, एक ही चीज को मुझे कितनी बार। और इतनी लंबी प्रक्रिया में शायद डिटो एक ही चीज को बोल पाना हमेशा याद भी नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी खामी तो हमारी कानून व्यवस्था में है, जो इतनी लंबी प्रक्रिया है इसकी, तो वहां पे हॉस्टाइल हो जा रहे हैं जो केसेस है वो। दूसरा जो गवाह है वो भी धीरे धीरे उन चीजों से या तो उनको धमकी आ जाती है या तो वो बिक जाते हैं, जो भी हो वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जो केसों को कर रहे हैं, हमारे 3 केस ऐसे हैं, क्योंकि हम दिल्ली महिला आयोग के साथ मिलकर CIC में हम लोग 16 थानों के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। 3 केस बच्चों का था जिसमें इमीडिएटली फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा काम हुआ उसमें, और 1 साल के अंदर सजा हो गई कल्प्रिट को। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की भूमिका बहुत अहम हो सकती है, बशर्ते उसको लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की तरफ देखें तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही महिला पुलिस को शिकायत देगी, फौरन ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि उस लड़की का बयान लिया जा सके, और इस पूरी जांच में कहीं ना कहीं महिला अधिकारी को शामिल करना जरूरी बताया गया। लेने का एक छोटा सा ब्रेक हासिल होते हैं, बस थोड़ी देर में आप रहिएगा अस्मिता के साथ।